यूरोप में कट्टर इस्लाम का सबसे ताज़ा हमला ऑस्ट्रिया ने झेला है, जहां 10 दिन पहले ही एक आतंकवादी ने कई लोगों की हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया यूरोप के उन देशों में से है जहां 5 वर्ष पहले दिल खोलकर शरणार्थियों का स्वागत किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ऑस्ट्रिया को अपनी इस गलती का एहसास हो गया है और ऑस्ट्रिया ने कट्टर इस्लाम को रोकने के लिए एक सख्त रणनीति बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कट्टर इस्लाम के खिलाफ युद्ध का ऐलान सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया था, जिनकी उम्र सिर्फ 42 वर्ष है। और अब ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे देशों में चांसलर का पद होता है। वो वहाँ एक तरीके से सरकार के मुखिया होते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सिर्फ 34 साल के हैं। यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि जो आतंकवादी फ्रांस में और ऑस्ट्रिया में जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे जिन्होंने ये हत्याएं की, वो भी बहुत युवा थे। एक 18 साल का था, एक 20 साल का था। लेकिन अब इन 18 और 20 साल के आतंकवादियों को जवाब देने का जो बीड़ा उठाया है, वो भी 42 साल के फ्रांस के राष्ट्रपति ने उठाया है और 34 साल के ऑस्ट्रिया के चांसलर ने उठाया है। यानी दुनिया के जो सबसे युवा नेता हैं, अब उन्होंने ये तय किया है कि वो इस आतंकवाद को कुचलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने इतनी कम उम्र में कट्टर इस्लाम के खिलाफ वो फैसले लेने का साहस दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े और बहुत अनुभवी नेता भी साहस दिखा नहीं पाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने अपने देश की संसद के सामने 5 प्रस्ताव रखे हैं और उन 5 प्रस्ताव को आपको आज ध्यान से सुनना चाहिए और ये सोचना चाहिए क्या ये प्रस्ताव भारत में रखे जा सकते हैं। पहला प्रस्ताव है, आतंकवाद के मामले में दोषी पाए गए लोगों को आजीवन जेल में रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक जब तक आतंकवाद फैलाने का दोषी डी रेडिकलाइज्ड नहीं हो जाता, यानी जब तक उसके मन से कट्टरता समाप्त नहीं हो जाती, उसे जेल में ही रहना होगा। दूसरे प्रस्ताव के तहत जिन लोगों को आतंकवाद फैलाने का दोषी पाया गया है, उन्हें डिजिटल ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे ताकि उन पर सर्विलांस किया जा सके, उन्हें सर्विलांस के दायरे में रखा जा सके। उन पर सरकार हमेशा निगरानी करेगी। और आप तो जानते हैं यूरोप में जो प्राइवेसी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग वहां अपने जीवन में प्राइवेसी चाहते हैं और प्राइवेसी का मुद्दा वहां सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन इन सरकारों ने अब कह दिया है प्राइवेसी के बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले आतंकवाद के बारे में सोचेंगे। और आतंकवाद और प्राइवेसी दोनों में से एक को चुनना होगा अगर, तो प्राइवेसी को छोड़ दीजिए, हम आतंकवाद को दबाएंगे। तीसरा प्रस्ताव यह है कि इस्लाम की जो विचारधारा राजनीति से प्रभावित है, यानी पॉलिटिकल इस्लाम, आप तो जानते हैं इस्लाम में अब राजनीति प्रवेश कर चुकी है और जो इस्लाम आप देख रहे हैं चारों तरफ, उस इस्लाम का राजनीति में प्रयोग हो रहा है। चाहे वो इमरान खान कर रहे हों, चाहे टर्की के राष्ट्रपति कर रहे हों, चाहे बाकी किसी इस्लामिक देश में जो सरकारें हैं, नेता हैं, वो सब इस्लाम का प्रयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसे पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं। तो जहां जहां पॉलिटिकल इस्लाम है, अब पॉलिटिकल इस्लाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर ऑस्ट्रिया में कोई कट्टर इस्लाम पढ़ाएगा या कट्टर इस्लाम का प्रचार करेगा धर्म के नाम पर, तो उसे अपराधी माना जाएगा। बहुत बड़ी बात है। चौथा प्रस्ताव यह कि ऑस्ट्रिया में मस्जिदों को बंद करने की प्रक्रिया को अब बहुत आसान कर दिया जाएगा। आसानी से मस्जिदों को बंद किया जा सकेगा। अभी फिलहाल मस्जिदों को बंद किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो जो प्रक्रिया है उसे बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। 5वें प्रस्ताव के मुताबिक जो लोग पहले आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं और जेल से बाहर आ चुके हैं, उन्हें आतंकवादी हमले का अलर्ट मिलते ही फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये 5 प्रस्ताव हैं, क्रांतिकारी प्रस्ताव हैं। zu schützen. Für diejenigen, This is a major intervention, but in my opinion, a necessary step to minimize the threat to our population. This means that in the future, it is not only a question of punishing crime, but above all, we must go and use every means to protect the population, because many of these people are nothing more than time bombs. Bedrohungsrisiko für unsere Bevölkerung zu minimieren. ऑस्ट्रिया फिलहाल 2 लक्ष्य हासिल करना चाहता है। पहला लक्ष्य है उन लोगों को रोकना जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का शक है, और दूसरा ऐसे लोगों को उकसाने वाली विचारधारा को ही समाप्त कर देना।
ऑस्ट्रिया बहुत सख्ती के साथ आतंकवाद और कट्टर इस्लाम से निपटने जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर भारत में इस तरह के कानून बनाए जाते हैं तो उसका कितने बड़े पैमाने पर विरोध होगा। क्या भारत में ये सब संभव है? भारत में इस समय आतंकवाद के खिलाफ जितने भी कानून मौजूद हैं, विपक्षी पार्टियां उनका समय समय पर विरोध करती रही हैं। विपक्षी पार्टियां क्या आरोप लगाती हैं कि आप इन कानूनों को एक धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इन कानूनों का इस्तेमाल करती हैं तुष्टीकरण के लिए। विपक्षी पार्टियां और नेता इनका इस्तेमाल करते हैं एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए। हमारे देश में तुष्टीकरण ने ही इस देश को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन ऑस्ट्रिया जैसे देश, फ्रांस जैसे देश इस बात को समझ चुके हैं। ऑस्ट्रिया में सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। बड़ी बात, ऑस्ट्रिया में सारे राजनीतिक दलों ने इन सारे प्रस्तावों का समर्थन किया है। भारत में ये असंभव है, आप करके देख लीजिए। भारत में सारे विपक्षी दल कश्मीर में 370 हटाने को लेकर एक साथ नहीं आए। भारत में पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसे लेकर सारे विपक्षी दल एक साथ नहीं आए। मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ जब कसाब पकड़ा गया था, उस हमले को लेकर भी भारत में सारे दल एक साथ नहीं आ पाए। चीन ने हमारे बॉर्डर में घुसने की कोशिश की, उसको लेकर हमारे राजनीतिक दल एक साथ नहीं आए। कोई ऐसा मुद्दा आप याद करके देख लीजिए जब हमारे देश के सारे राजनीतिक दल किसी एक मुद्दे पर तो आए होंगे। आपको 70 साल की राजनीति में एक मुद्दा भी नहीं मिलेगा जिस पर सारे दल एक साथ आ गए हों। लेकिन ऑस्ट्रिया के सारे दल एक साथ आ गए और सबने ये तय कर लिया कि हम कट्टरपंथी इस्लाम को अब हमारे देश में पनपने नहीं देंगे। वहां तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई। ऑस्ट्रिया में 300 लोगों ने आतंकवादी संगठन ISIS को ज्वाइन कर लिया है। 300 लोग। ऑस्ट्रिया की आबादी 88 लाख है और 88 लाख की आबादी में से अगर 300 लोग ISIS ज्वाइन कर लें, यह बड़ी बात है। हमारे देश में भी लोग कर रहे हैं, केरल से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे देश में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा लोग केरल से जा रहे हैं। और ऑस्ट्रिया ने सिर्फ 300 लोगों के आतंकवादी बन जाने की इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया है, आप सोचिए। हमारे देश में भी तो कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं। कश्मीर में कई लोग बन जाते हैं, केरल में बन रहे हैं, कर्नाटक में बन रहे हैं। लेकिन हमारे देश में किसी ने भी अभी इस मुद्दे को इतना गंभीरता से नहीं लिया जितना ऑस्ट्रिया ने लिया है। हालांकि ऑस्ट्रिया ने इस समस्या का अनुमान पहले ही लगा लिया था। यह भी आप लोगों के लिए एक नई बात होगी। आज से लगभग 108 वर्ष पहले, यानी वर्ष 1912 में ही ऑस्ट्रिया ने एक कानून बनाया था। इस कानून के तहत राज्य और मुस्लिम समुदाय के बीच के संबंधों को नियंत्रित किया गया था। यानी स्टेट और मुस्लिम्स के बीच जो संबंध हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। वर्ष 2015 में ऑस्ट्रिया ने इसी कानून को में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत ऑस्ट्रिया की मस्जिदों के मौलवियों के लिए जर्मन भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया था कि वहां जितने भी मौलवी हैं उन्हें जर्मन भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। यूरोप के देश अब जाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए यूरोप के देश खुली सीमाओं को बंद करने और उन्हें नियंत्रित करने पर भी विचार कर रहे हैं ताकि कोई कट्टरपंथी या आतंकवादी उनके देश में प्रवेश न कर पाए। और ऐसे जो लोग अंदर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, उनकी एक वॉच लिस्ट, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। फ्रांस ऐसे 8000 लोगों की लिस्ट तैयार कर चुका है जिन पर निगरानी रखी जाएगी। यूरोप के देश इंटरनेट पर भी नजर रखने की योजना पर काम कर रहे हैं क्योंकि आजकल युवाओं को कट्टर बनाने के लिए इंटरनेट का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यूरोप की सरकार अपने लोगों के एनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी अब पढ़ना चाहती है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यूरोप के लोग इसका जोरदार विरोध कर सकते हैं क्योंकि लोग, आप जानते हैं, आम जनता यही कहेगी कि चाहे आतंकवाद हमारे देश में कितना भी आ जाए, लोग मर जाएं, हमारे लिए हमारी प्राइवेसी और हमारे लिए हमारे एनक्रिप्टेड मैसेज वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसे मौकों पर देश के बारे में सोचना चाहिए। ऑस्ट्रिया और फ्रांस अगले महीने से ही इस संबंध में कानून लाने वाले हैं और अगर ये कानून सफल रहे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक टेम्पलेट साबित हो सकते हैं। फिर पूरी दुनिया इस पर काम करेगी। डेनमार्क में भी मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए एक कानून बनाया गया है। ये भी आप सुनिए, बड़ा दिलचस्प है ये। डेनमार्क में जो कानून बनाया गया है उसके तहत
मुस्लिम परिवारों के बच्चों के लिए हफ्ते में कम से कम 25 घंटे अपने परिवार और अपने माता पिता से दूर रहना अनिवार्य है। हफ्ते में 25 घंटे बच्चे, मुस्लिम परिवारों के बच्चे अपने माता पिता से दूर रहेंगे। इन 25 घंटों के दौरान इन बच्चों को डेनमार्क के बारे में बताया जाएगा, उन्हें डेनमार्क के बारे में जानकारियां दी जाएंगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। और इन बच्चों को क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहारों की जानकारी उस समय दी जाती है। डेनमार्क एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, लेकिन वहां की सरकार मुस्लिम बच्चों को डेनमार्क की भाषा के साथ वहां के त्योहारों के बारे में भी बताना चाहती है, दूसरे धर्म के त्योहारों के बारे में भी बताना चाहती है। डेनमार्क की सरकार के मुताबिक ऐसा करके वो इन बच्चों को अपने देश की सेकुलर संस्कृति के बारे में जागरूक बनाना चाहती है। लेकिन यूरोप के देशों को यह समझना होगा कि सिर्फ अपने देशों में आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाकर इसे नहीं रोका जा सकता, बल्कि दुनिया के इन देशों को इस समस्या की जड़ में जाना होगा। जो देश आतंकवाद फैलाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उदाहरण के लिए पाकिस्तान। दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देशों के साथ संबंध समाप्त कर दिए जाएं, तोड़ लिए जाएं और उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाओं को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी, जो वो निभा नहीं रहे। वर्ष 2018 में आतंकवाद की वजह से 33,000 लोग मारे गए थे, लेकिन इस साल 169 देशों के समर्थन के साथ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में शामिल कर लिया गया है। यानी जो देश आतंकवाद से लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें ही इसकी रक्षा करने वाली संस्था का सदस्य बना दिया जाता है। और सोचिए, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था आंखों पर पट्टी बांधकर ये सब कुछ होने दे रही है लोकतंत्र के नाम पर। इसलिए दुनिया को पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों से जवाब मांगना चाहिए। ये जो जेएनयू के जो छात्र आज वहां पर नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे जवाब दो जवाब दो, इन छात्रों से हम ये कहना चाहते हैं, जवाब मांगना है तो पाकिस्तान से मांगिए, जवाब मांगना है तो टर्की से मांगिए, जो आतंकवाद और कट्टर इस्लाम को अपना राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। सिर्फ मस्जिदों पर ताला लगाने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। हमारे देश में तो वो भी नहीं हुआ अभी तक, बल्कि ये समस्या खत्म होगी इमरान खान, अर्दवान और महातिर मोहम्मद जैसे नेताओं का बहिष्कार करने से।